हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल RDX केमिस्ट्री में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बर्कले एवं हार्टले विधि के द्वारा किस प्रकार से परासारणी दाब ज्ञात किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको कम से कम 2 नंबर अगर चाहिए, तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, कॉपी में लिख लें। कॉपी अगर निकाल के नहीं बैठे हैं तो कॉपी निकाल के बैठे और इसको लिख लें ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो समझ में तो आ जाएगा बट यहीं तक रह जाएगा, एग्ज़ाम तक नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इसको कॉपी में लिख लें और इसको हर बार प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम लोग आज बात कर लेते हैं परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले एवं हार्टले विधि को। तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक फिगर को समझना है। आप अगर इस फिगर को समझ लेते हैं तो आपको परासरण दाब किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है बर्कले एवं हार्टले विधि के द्वारा, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर को कहा जाता है दाब मापी यंत्र। क्या कहते हैं इसको? दाब मापी यंत्र। अब इस दाब मापी यंत्र में कहाँ पर कौन कौन सा यंत्र लगा है, मतलब ये दाब मापी यंत्र है। इस यंत्र में भी बहुत छोटे छोटे यंत्र लगे होते हैं। तो किस प्रकार से लगे होते हैं इन चीज़ों को हम समझते हैं, उसके बाद हमको ये चीज़ अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए इसके अंदर 2 समकेंद्री नलिका लगा हुआ है। अब समकेंद्री नलिका क्या होता है तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं छोटा सा। देखिए इस प्रकार से एक फिगर बनाया गया है। ये वाला बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये तो एक ये नलिका है और इसके अंदर एक ये नलिका है। देखिए ये वाला, ये दिखाई दे रहा है छोटा वाला, ये एक ये नलिका है। इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से ये नलिका है। 2 नलिका है और दोनों को क्या किया गया, देखिए यहाँ पर खाली जगह होता है, यहाँ पर खाली जगह होता है। और अब देखो 2 नलिका जो लगा होता है ना, अब इस 2 नलिका में ये जो छोटा वाला नलिका लगा हुआ है, ये वाला नलिका लगा है, तो इसके ऊपर ना एक झिल्ली लगा होता है जिसको कहा जाता है अर्धपारगम झिल्ली। तो इसके ऊपर लगा होता है, इस तरह से कवर जैसे होता है ना, कवर किसी चीज़ का, तो इसके ऊपर वो झिल्ली लगा होता है यहाँ पर। तो इसके ऊपर झिल्ली लगा दिया तो अर्धपारगम झिल्ली। तो ये अर्धपारगम झिल्ली को क्या किया जाता है, ये बड़ा वाला जो नलिका है इस नलिका के अंदर डाल दिया जाता है, इसके अंदर यहाँ पर डाल दिया जाता है इस नलिका को। इस नलिका में डाल देने के बाद क्या किया जाता है, अब इसके अंदर छोटा छोटा यंत्र को लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक केशिका नली लगा होता है, यहाँ पर एक केशिका नली लगा होता है। देखिए यहाँ पर है ना, ये वाला ये केशिका नली है, तो एक केशिका नली लगाया होता है। अब ये केशिका नली होता क्या है, तो ये केशिका नली आप समझ सकते इस प्रकार से, ये मापता, ये इंडिकेट करते, इसको इंडिकेटर आप कह सकते हो। जैसे आप देखते हैं कि सुई जो होता है, सुई में लिखा होता है कि 1 ml 2 ml वहाँ पर आयतन दिया हुआ होता है। 1 ml यहाँ से यहाँ आएगा तो 1 ml 2 ml। तो उसी प्रकार से केशिका नली में भी क्या होता है, यहाँ पर छोटा छोटा इंडिकेट करने के लिए इस तरह से छोटा छोटा लाइन दिया हुआ होता है। तो ये हो गया क्या आपका, ये केशिका नली हो गया। इसके बाद इसी नलिका में इस साइड से दाहिनी ओर से एक टोटीदार कीप लगाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक टोटीदार कीप लगाते हैं यहाँ। तो ये कीप रहा आपका, ये टोटीदार कीप है और इस कीप को यहाँ पर लगा दिया जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कीप का मतलब यहाँ पर एक खोलने वाला होता है, यहाँ पर लगा हुआ, तो उसके सहायता से इसको खोला जाता है। तो ये कीप लगा दिए। अब कीप लगाने के बाद क्या हुआ, अब इसके ऊपर, अभी ये इस चीज़ को हम नहीं लगा रहे, देखो ये जो दिखाई दे रहा है, अभी इसको हम नहीं लगाते हैं। सिर्फ हम क्या किए, टोटीदार कीप लगा दिए इसके अंदर, इधर अर्धपारगम झिल्ली लगा दिए, ये काम कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो टोटीदार कीप दिखाई दे रहा है, अब इस कीप के सहायता से इस कीप में हम जल डाल देते हैं, इसके अंदर जल डाल देते हैं। तो इसमें हम जल डाल देंगे। तो देखो यहाँ पर, चलो देखो यहाँ पर जल डाल दिए, जल। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर भी जगह खाली होता है। इसके सहायता से हम इसके अंदर विलयन डालते हैं। तो विलयन जाएगा कहाँ, तो विलयन इसमें आता है
और इसके इधर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो ऊपर और नीचे दो जगह बिलियन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर बिलियन दर्शाया गया, इसमें बिलियन है, इसमें बिलियन है और इसके अंदर भी बिलियन है। तो ये दो जगह यहाँ पर क्या हुआ, बिलियन आ गया। अब दोनों चीज़ क्या हुआ, मिक्स हो गया, मिक्स हो गया। तो मिक्स हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं। देखो ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला, इसको हम पिस्टन बोलते हैं। ये पिस्टन है और पिस्टन के जस्ट साइड में बगल में देखो यहाँ पर एक दाब मापक लगा हुआ, मतलब ये मीटर लगा होता है। तो ये चीज़ पूरा लगा के तैयार हो गए। तो अब देखो ये बिलियन और ये जल, दो चीज़ इसके अंदर आ गया। तो अब यहाँ पर एक बात बताओ, किसका सांद्रता कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका सांद्रता कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हो ये जो बिलियन है इसका सांद्रता अधिक है, इसका सांद्रता उच्च है, और ये जो जल आपने डाला इसका सांद्रता क्या है, कम है, इसका सांद्रता कम है। और आपने देखा जब तनु विलयन एवं सांद्र विलयन को मिलाया जाता है तो तनु विलयन का विलायक, तनु विलयन का विलायक, तनु विलयन मतलब इसे यहाँ पर तनु विलयन कौन है, जल है, क्योंकि इसका सांद्रता क्या है, कम है। तो तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन की ओर गमन करने लगता है, स्वतः गमन करने लगता है। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, परासरण की क्रिया स्टार्ट हो गया, परासरण की क्रिया क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। परासरण की क्रिया स्टार्ट हुआ तो हुआ क्या, तो हुआ यहाँ पर ये कि ये जो जल का जो पार्टिकल्स था ये इस विलयन की ओर आना शुरू कर दिया, इधर की ओर ये आना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि इधर ही जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, तो इधर जाना शुरू कर दिया। परासरण की क्रिया हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो छोटा वाला नलिका, यहाँ से जल का स्तर कम हो गया, कम हुआ तो यहाँ पर जो केशिका नली आप लगाए थे ये वाला, ये केशिका नली का मीटर धीरे धीरे क्या होता है, नीचे डाउन होने लगता है। तो पता चल जाता है कि परासरण की क्रिया होने लगा, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या करते हो आप, अब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, यानी कि ये जो जल का जो पार्टिकल्स है ये विलयन की ओर नहीं प्रवाहित हो, इसलिए क्या करते हैं, इस पिस्टन के ऊपर हम दाब लगाते हैं, इस पिस्टन के ऊपर दाब लगाते हैं। और दाब तब तक लगाते हैं जब तक कि परासरण की क्रिया बंद ना हो जाए। अब आपको पता है परासरण की क्रिया कब बंद होगा, तो परासरण की क्रिया तब बंद होता है जब इसका सांद्रता और इसका यानी कि यहाँ पर जो जल है और यहाँ पर जो विलयन है दोनों का सांद्रता आपस में बराबर होता है, तब क्या होता है, परासरण की क्रिया बंद होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दाब डालना पड़ेगा, यहाँ पर दाब लगाना पड़ेगा। तो अब दाब लगाइए, तब तक लगाइए जब तक कि परासरण की क्रिया बंद नहीं हो जाए। तो अब दाब लगाते रहिए तब तक। अब देखिए दाब लगाते गए, अब एक समय परासरण की क्रिया क्या वो बंद हो गया। तो बंद हो गया तो वहाँ पर कितना दाब लगा तो वो इस दाब मापक यंत्र में लिखाएगा, शो करेगा यहाँ पर। तो जितना भी आएगा दाब, उस दाब को आप क्या करोगे, पाठांश कर लोगे, लिख लोगे। और वही जो दाब आएगा वो दाब क्या होगा, परासरणी दाब होगा। और ये विधि जो था, इस विधि को क्या कहेंगे, इस विधि के द्वारा जो आपने ज्ञात किया परासरणी दाब, इस विधि को कहोगे बर्कले एवं हार्टले विधि के द्वारा हमने परासरणी दाब ज्ञात किया, जो बिल्कुल क्या होता है, सही होता है, सटीक होता है और आसान होता है, ठीक है। तो ये था परासरणी दाब ज्ञात करने का विधि। आपको फिगर भी हम बतला दिए। तो चलिए आपको एक बार पढ़ के बतला देते हैं भाषा, ताकि आप एग्जाम में लिख सको। कहा जा रहा है कि बर्कले एवं हार्टले महोदय ने प्रायोगिक स्तर पर परासरण दाब ज्ञात करने हेतु एक दाब मापक यंत्र तैयार किए। क्या किए, एक दाब मापक यंत्र तैयार किए, जिसकी सहायता से विभिन्न, देखिए बी गलत लिखा हुआ, इसको वो कर लीजिएगा, ये वो। तो विभिन्न विलयन का परासरण दाब निम्नवत ज्ञात किया जाता है, निम्नवत ज्ञात लिख लीजिए, ज्ञात किया जाता है। अब किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है परासरणी दाब, तो चलिए इसको देखते हैं। जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे दाब मापक यंत्र में डाला जाता है। मतलब आपको जिसका परासरण दाब निकालना है उसको क्या करो, दाब मापक यंत्र में डाल दो। तो डाला जाता है इस प्रकार से। तो क्या होता है, परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया होने लगती है, परासरण की क्रिया क्या होती है, होने लगती है। अब देखो कह कि परासरण की क्रिया बंद करने हेतु यंत्र में लगे पिस्टन को, यंत्र में लगे क्या, पिस्टन को, पिस्टन लगा होता है, आपने देखा पिस्टन किस प्रकार से होता है। तो पिस्टन को तब तक दबाया जाता है, तब तक दबाया जाता है जब तक कि परासरण की क्रिया बंद ना हो जाए। कब तक दबाओगे इसको, तब तक दबाएंगे जब तक कि परासरण की क्रिया बंद ना हो जाए। परासरण की क्रिया बंद नहीं होगा तब तक आप उसको क्या करो, दबाते रहो।
तत्पश्चात यंत्र में लगे दाब मापक के पाठ्यांश को नोट कर लिया जाता है। मतलब आप तब तक दाबोगे उसको जब तक कि प्रासरण की क्रिया बंद नहीं हो जाता है। जब प्रासरण की क्रिया बंद हो जाएगा तो वहाँ पर जो मीटर लगा हुआ था उस मीटर में जो माप आएगा तो उसको क्या करोगे आप लिख लोगे, जितना दाब आएगा। जैसे मान लो 20 एटीएम 30 एटीएम जो भी एटीएम आए उसको क्या करो लिख लो। और वही क्या होता है वास्तविक प्रासरणी दाब। देखिए यहाँ पर दिया कर जो क्या होता है वास्तविक प्रासरण दाब होता है। बर्कले एवं हार्टली विधि के द्वारा प्रासरण दाब ज्ञात करने का क्या क्या लाभ हैं, इस लाभ को हम लोग देख लेते हैं एक बार एक नज़र में। तो देखिए क्या इस विधि द्वारा ज्ञात प्रासरण दाब पूर्णतः सही होता है। इस विधि से जो हम प्रासरण दाब ज्ञात करते हैं वो क्या होता है पूर्णतः सही होता है, गलत होने का कोई चांस नहीं होता है। इसीलिए देखो प्रासरणी दाब ज्ञात करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका ये है बर्कले एवं हार्टली विधि, इसलिए हम लोग भी इसको प्रीफर करते हैं। तो सबसे पहला बात तो ये इस विधि द्वारा ज्ञात प्रासरण दाब क्या होता है पूर्णतः सही होता है। और दूसरा देखिए इस विधि द्वारा प्रासरण दाब ज्ञात करने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। तो दूसरा लाभ ये हो गया। तीसरा लाभ देखिए यंत्र में केशिका नली लगा होता है। आप भी देखें वहाँ पर केशिका नली लगा हुआ था। देखिए यहाँ पर देख सकते ये केशिका नली है लगा हुआ है। तो केशिका नली लगा होता है जिससे झिल्ली फटने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये केशिका नली के कारण क्या था झिल्ली फटने की संभावना कम होती है। तो ये इसका लाभ था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।